अच्छा, इसी दूसरे चैप्टर में हमें सिद्ध करना होता है, जैसे अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, इनके ऊपर यदि हम वर्गमूल का चिन्ह लगा दें तो ये जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना होता है। उससे पहले हम एक छोटी सी प्रमेय सिद्ध करेंगे। वो प्रमेय है कि यदि कोई संख्या है p, उसका a स्क्वायर में पूरा पूरा भाग जाता है, यानी p का a स्क्वायर में पूरा पूरा भाग है वो जाता है, शेषफल 0 आता है। तो p का इस a में यदि पूरा पूरा भाग जाता है तो p का a में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। हम इसको एक बार सिद्ध कर लें, यानी किसी संख्या के वर्ग में किसी अन्य संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या में भी जाएगा। यदि यहाँ ये जो अपना p है, इसके गुणनखंड हम मान लें कि p से 1 से लेके pn तक है, यानी इसको इन संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। सॉरी, p को नहीं, a को मानेंगे, a को, कि a के जो गुणनखंड है वो p1 से लेके गुणा p2 गुणा p3 इस तरीके से pn तक है। तो तब इसको a स्क्वायर के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा p1 गुणा p2 गुणा pn, ये लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा p1 गुणा p2 डॉट pn गुणा p1 गुणा p2 डॉट pn। अब हमने यहाँ कहा कि a स्क्वायर में p का पूरा पूरा भाग जाता है, a स्क्वायर में p का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे हम ये कहें कि 14 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब 14 के गुणनखंड करें तो उसमें 7 आएगा। या फिर यूँ कहें जैसे 10 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब 10 के गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 आएगा। तो इसका मतलब यही हो गया कि यहाँ यदि a स्क्वायर में p का भाग जाएगा तो यदि हम a स्क्वायर के गुणनखंड करेंगे तो उनमें p जरूर आएगा। तो यहाँ इनमें से कोई एक p है, यहाँ p1 से लेके pn तक यदि a स्क्वायर में p का पूरा पूरा भाग जाता है तो p1 से लेके pn तक कोई एक मान है वो p के बराबर होगा। जैसे मान लो कि p 7वां है वो p के बराबर हो गया, इसका मतलब p 7 है वो तो a के गुणनखंड में भी आएगा। a के गुणनखंड को हम p1 से लेके p2 ऐसे लिखेंगे pn तक, तो इसमें भी तो आएगा। तो यदि a के गुणनखंड में आएगा तो p का पूरा पूरा भाग है वो a में जाएगा। अर्थात किसी संख्या के वर्ग में यदि किसी अन्य संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या में भी जाएगा। यदि a स्क्वायर में p का भाग जाता है तो a में भी पूरा पूरा b का भाग है वो जाएगा। आइए अब एक अपरिमेय संख्या पर वर्गमूल का चिन्ह लेके देखते हैं, उसको सिद्ध करते हैं कि अपरिमेय है या नहीं। जैसे मान लो हमें √7 को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो माना पहले उल्टा मान लेते हैं, माना √7 है वो परिमेय है, एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ अंश और हर में यदि कुछ कॉमन हो तो हम उसे काट लेंगे। जैसे अंश है वो p को लिख सकते हैं गुना t, q को लिख सकते हैं b गुना t। तो यहाँ इन दोनों में कॉमन t है, t को यदि काटें तो √7 बराबर हो गया a गुना t, ये b गुना t, t को t से काट दें, यहाँ b गुना t उसका मान 0 नहीं है, √7 बराबर हो जाएगा a बटे b। अब यदि b गुना t 0 नहीं है, कोई दो संख्याओं का गुणा 0 नहीं है, तो उनमें से कोई भी संख्या 0 नहीं होती है। ये अपनी समीकरण आ गई 1। अब एक काम करें, इसको b को उधर लेके जाओ, गुणा में हो जाएगा, इसका वर्ग कर दें दोनों तरफ, तो b √7 का वर्ग हो गया, a का वर्ग हो गया। यहाँ लिख देना वर्ग करने पर, ये हो जाएगा b का स्क्वायर गुणा 7 और ये a का स्क्वायर। थोड़ा ढंग से लिखें, a स्क्वायर बराबर 7 b स्क्वायर। यानी यहाँ ये मतलब हो गया कि हमने a स्क्वायर में 7 का भाग दिया, b स्क्वायर बाहर भाग गया और शेष बचा 0। यानी a स्क्वायर में हमने 7 का भाग दिया, b स्क्वायर बाहर गया और शेष कुछ नहीं बचा, यानी शेष बचा 0। इसका मतलब a स्क्वायर में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। यदि a स्क्वायर में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है तो a में भी 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अतः a भी 7 से विभाजित होगा, a भी 7 से विभाजित होगा। अब यदि a 7 से विभाजित है तो a की गुणनखंड करें तो उसमें कहीं ना कहीं 7 जरूर आएगा। तो हम मान लें कि a बराबर है 7c, a बराबर है 7c। अब a का मान एक बार रखें, समीकरण 2 मान लो, समीकरण 2 में a का मान रखने पर
ए का मान रखने पर ये हो जाएगा 7c का स्क्वायर बराबर 7b का स्क्वायर। ये होगा 7c गुणा 7c बराबर 7b का स्क्वायर। 7 से 7 घट गया, ये हो गया 7c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। थोड़ा सा ढंग से लिखें, b स्क्वायर बराबर 7c स्क्वायर। अब की बार यहाँ b स्क्वायर में यदि 7 का भाग दें तो c स्क्वायर बाहर जाएगा और शेष बचेगा 0, यानी शेष कुछ नहीं बचा। यहाँ ये करने का मतलब ये हो गया कि b स्क्वायर में 7 का पूरा पूरा भाग है वो चला गया। अब यदि b में 7 का पूरा पूरा भाग गया, इसको समीकरण 3 दे दें। यदि b में 7 का पूरा पूरा भाग गया तो b स्क्वायर में गया तो b में भी जाएगा, अतः b भी 7 से विभाजित होगा। और हम मान लें कि b में 7 का भाग दिया तो d बार जाता है, ये समीकरण मान लो 4। अब यहाँ देखें ऊपर हमने p और q में कुछ कॉमन था t, तो वो हमने काट दिया। अब यहाँ a और b बचे, वो सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें साथ साथ किसी एक संख्या का भाग नहीं जाता, जिनमें साथ साथ दोनों में किसी एक संख्या का भाग है वो नहीं जाएगा। यहाँ a और b सहअभाज्य हैं, और यहाँ हम देखें तो यहाँ a के गुणनखंड में भी 7 है और b के गुणनखंड में भी 7 है, तो ये कटा तो नहीं। इसका मतलब जो हमने ऊपर माना था वो गलत है। ये विरोधाभास आ गया अपना। समीकरण 3 और 4 से विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम किसी भी अपरिमेय किसी भी अभाज्य संख्या के लिए इसी तरीके से अपरिमेय वर्गमूल की उस अभाज्य संख्या को अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। तरीका सबके लिए ये रहेगा, चाहे √7 की जगह 2 लें, 3 लें, 5 लें, 7 लें, उसके बाद 11 लें, 13 लें, 17, 19 जो भी लें। अच्छा, अब हमें इस संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है कि 6 + √2 है वो अपरिमेय संख्या है। तो इसमें यदि ऐसा पूछा जाए तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि हम जानते हैं, सिद्ध नहीं करना है बल्कि जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इसको उल्टा मान लें, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पर q का मान 0 नहीं है। √2 बराबर हो गया p/q, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस का, √2 बराबर हो जाएगा, यहाँ q लघुत्तम ले लें तो q से भाग दिया p बचा, ये q बार जाएगा तो 6q, और q है वो 0 के बराबर नहीं है। यहाँ देखें तो ये अंश हो गया और ये हर हो गया, यानी ये √2 संख्या है वो अंश बटे हर के रूप में लिखी गई। इसका मतलब ये √2 तो परिमेय होनी चाहिए, ये तो संख्या परिमेय हो रही है, और ये है हम जानते हैं कि अपरिमेय है। अब ये संख्या परिमेय बन गई, परिमेय है ही, और ये अपरिमेय है। लेकिन कभी अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के सभी सवालों में केवल हमें इतना ही करना है, ज़्यादा बड़ा सवाल हमसे नहीं पूछेगा। केवल 3 नंबर की प्रश्नावली है, सवाल 2 ही नंबर का आता है, इसलिए पूरा सिद्ध नहीं करना। यदि सीधा पूछा हो कि रूट में कोई अपरिमेय संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये दे दे तो हमें पूरा सिद्ध करना होता है। लेकिन यदि इस टाइप से हमें दे दे, हमसे पूछ ले, तो हमें केवल यही लिखना है कि हम जानते हैं कि वर्गमूल के अंदर जो अभाज्य संख्या है वो अपरिमेय होती है, ये हमें मानना है। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि √p + √q, जहाँ पर p और q है वो अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, यानी अभाज्य संख्या है p और q। तो हमें सिद्ध करना है कि √p और √q है वो अभाज्य संख्या है, सॉरी √p + √q एक अपरिमेय संख्या है। हम उल्टा मान लें कि √p + √q एक परिमेय संख्या है, जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, और b का मान 0 नहीं है। थोड़ा सा इसको हल करेंगे, √p को यहाँ रख लें, √q को यदि हम उधर भेज दें तो ये माइनस का हो जाएगा। अब दोनों तरफ कर दें वर्ग, तो √p का स्क्वायर a/b - √q का स्क्वायर, ये हो जाएगा p, और ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2a × b और प्लस में b का स्क्वायर, तो हो गया p a² / b² -2ab a/b और गुणा में ये √q और प्लस में q।
अब हमें इस रूट क्यू के बराबर लेके आना है, इस संख्या को पूरी को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा 2a/b और रूट क्यू, यहाँ माइनस किया, इधर आके प्लस क्यू हो जाएगी, यहाँ बचा a² प्लस क्यू, और ये क्यू इधर p इधर आके हो जाएगा माइनस का। अब रूट क्यू के साथ जो भी है हमें दूसरी तरफ लेके जाना है, ये पूरा गुणा में है, उधर आ जाके रूट क्यू बराबर हो गया a² प्लस में क्यू माइनस p। अच्छा, ये b भाग में उधर गुणा में, ये 2a गुणा में उधर भाग में, रूट क्यू बराबर हो गया a² प्लस क्यू माइनस p। यदि हम b² लघुत्तम ले लें तो बटे b² गुणा में हो गया b/2। यहाँ लिख दें रूट क्यू बराबर हो गया a² प्लस क्यू माइनस p b गुणा में b², और यदि हम b से b को काट दें तो ये बचेगा बटे में 2ab। ठीक है, अब ये अंश बन गया और ये हर बन गया, इसका मतलब ये संख्या तो परिमेय है और ये हो गई अपरिमेय। तो परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, इसका मतलब हमारा मानना गलत था। रूट p प्लस रूट क्यू है वो अपरिमेय संख्या।